दोस्तों, वैदिक सभ्यता कल से स्टार्ट किया गया है ना। और वैदिक सभ्यता में आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैंने बतलाई। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि वैदिक सभ्यता को वैदिक क्यों बोला गया है ना। वैदिक सभ्यता का आधार क्या था? आधार आपने देखा, वेद आधार था। इसके बाद जो उसके प्रवर्तक थे उन्होंने अपने आप को आर्य बोला। आपने आर्यों के बारे में देखा कि आर्य कहाँ से आए, आर्य का मतलब क्या हुआ। ठीक है। फिर जो इतिहासकारों के बीच में जो उनके ओपिनियन आए, सबके अलग अलग, उनको आपने देखा। जो भारतीय इतिहासकार थे, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उनकी आपने बातें सुनी। इसके बाद जो इंडिया के बाहर थे उन्होंने भी उस बात को प्रूव करने का। तो फाइनली आपने ये देखा कि जो आर्य थे उनके जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं वो कहाँ से हैं? बैक्ट्रिया से हैं, यानी मध्य एशिया से। यानी मध्य एशिया से ये कहा जा सकता है कि आर्य है। तो हमने उत्पत्ति देख ली थी, है ना। अब उत्पत्ति के बाद जो अगला पॉइंट होगा वो होगा सोर्स। क्या होगा? सोर्स या स्रोत। अब हम बात करेंगे स्रोत को। अच्छा, स्रोत की क्यों जरूरत पड़ी? स्रोत में अब हमको ये देखना है कि जो 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 वैदिक सभ्यता थी, इसकी जो जानकारी मिली वो कैसे मिली। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई वो सिर्फ कैसी थी? आर्कियोलॉजी के थ्रू आई, है ना। सिर्फ पुरातत्व के थ्रू आई, क्योंकि वहां पर लिपियों को पढ़ा नहीं गया, है ना। तो वहां पर कोई हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं थे, यानी लिखित साक्ष्य नहीं थे। जो कुछ था वो कैसा था? पुरातत्व था, आर्कियोलॉजी था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता में हमें दो प्रकार के सोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए वैदिक सभ्यता के स्रोत को। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से 3 मार्कर के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट यहां से बिल्डअप करना पड़ेगा, और मेंस में यहां से 3 मार्कर बहुत ज्यादा अभी तक बनते आए हैं और डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप फैक्ट देखेंगे तो फैक्ट भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो टाइप के स्रोत सामने आते हैं। कितने प्रकार के स्रोत? 2 प्रकार के। तो 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए एक हो गया साहित्यिक। कैसा हो गया? साहित्यिक स्रोत या लिटरेचर सोर्स। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा है पुरातात्विक। ठीक है, बात समझ में आ रही? एक हो गया साहित्यिक यानी लिटरेचर, और दूसरा हो गया पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी। ठीक है, दो चीजें हमारे पास है। अब जब हम साहित्यिक सोर्स की बात करेंगे, जब हम लिटरेचर सोर्सेस की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और इसको अपन आगे डीप में स्टडी करेंगे। जो यहाँ का साहित्य है वो बड़ा टॉपिक होगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन डिस्कस करते हैं किसको? पुरातात्विक स्रोत को।
आप देखना जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे हमारे पास यानी इतिहासकारों के पास, तो वहां पर दो टाइप के थे। कितने टाइप के थे? दो टाइप। एक था अभिलेख, एक था अभिलेख, और जो दूसरा था मृदभांड। ठीक है, तो हमारे पास पहला कौन था? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, और दूसरा था मृदभांड यानी पोएट्री। दो चीजें हमारे पास हो गई। अब अगर अभिलेख की बात करूं, अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, तो फिर यहां पर दो टाइप के क्या थे? यहां पर हमें दो अभिलेख मिले। कितने अभिलेख मिले हैं? दो अभिलेख मिले। अब देखिए, यही बात मैंने पुराने लेक्चर में वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आर्यों के आगमन की बात है, मैंने बोला था कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे। कहां से माइग्रेट हुए थे? सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे, यानी मध्य एशिया से वो वहां से चले थे। इसके बाद कहाँ है? ईरान है। ईरान से इतिहासकारों का ये कहना है कि कुछ लोग ईरान में रुके और कुछ बाया अफगानिस्तान कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। अब ये बात मैंने जो आपको बोली थी, आज वो बात और अच्छे से प्रूफ होगी कि इतिहासकारों ने मध्य एशिया को लेकर इतना स्ट्रांगली प्रूफ क्यों दिया। ठीक है, तो यहां पर अभिलेख में दो टाइप के अभिलेख मिलेंगे आपको। इस अभिलेख में दो टाइप के अभिलेख मिलेंगे। एक का आपने नाम सुना होगा, एक अभिलेख का आपने नाम सुना होगा बुगाचकोई अभिलेख, और दूसरे का आपने नाम सुना होगा कस्सी अभिलेख। तो दो अभिलेख आपके पास हो गए, एक बुगाचकोई इंस्क्रिप्शन और दूसरा हो गया कस्सी इंस्क्रिप्शन। अभिलेख को रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अब बात यह है कि अगर यहां पर अभिलेख प्राप्त हुए तो उन अभिलेखों में क्या मिला होगा? क्या था अभिलेख में? क्या ऐसा लिखा था कि जिससे इतिहासकारों ने इस बात को स्ट्रांगली कहा कि नहीं भाई, ये लोग यहीं से आए थे? ऐसा कुछ रहा होगा, तभी तो कोई इतनी प्रेशर से बोल सकता है, कोई इतनी स्ट्रांगली बोल सकता है। अदरवाइज कैसे कह सकते हैं कोई, है ना? अब देखिए यहां पर एक्चुअली जो कहानी बुगाचकोई की है, यहां की जो कहानी है, तो ये जो अभिलेख था ये कहां पे है? ये है एशिया माइनर। कल के लेक्चर में आपको बताया गया था ना, एशिया माइनर। अब यहीं पर ये मिला कब? कब का अभिलेख है? ये अभिलेख है 1400 बीसी का, यानी कब का? 1400 ईसा पूर्व का। अब देखिए यहां पर एक बात आपको यहां पे सोचने को मजबूर करेगी कि अगर वैदिक का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1500 टू 600 बीसी है, बट जो अभिलेख आपको मिल रहे हैं, जो इंस्क्रिप्शंस आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो कहां से है? 1400 बीसी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब एक्चुअली जो एशिया माइनर था, जो तुर्की था, यहां पर क्या कहानी हुई? यहां पर जो कहानी हुई वो ऐसी थी, इसको देखिए, यहां कहानी ऐसी हुई कि यहां पर
यहां पर दो कबीले रहते थे। कौन रहते थे? कबीले रहते थे। ठीक है, दो कबीले रहते थे। एक कबीले का नाम था हित्ती और दूसरे का नाम था मितन्नी। ये बात कहाँ की है? तुर्की की बात है। यानी ये कबीले कहाँ रहते थे? तुर्की में रहते थे। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ रहते थे ये? तुर्की। ठीक है, यहां पर दो कबीले थे, हित्ती और मितन्नी। ठीक है, और इनके जो राजा थे, इनके जो राजा थे उनका नाम था सुब्बीलिम्मा और मतयु आजा। ठीक है, क्या क्या नाम था? देखिए, सुब्बीलिम्मा और मतयु आजा, ये इनके राजा थे। ठीक है, ये तुर्की की बात है। तुर्की में दो कबीले रहते थे, हित्ती और मितन्नी। इनके राजा का नाम था सुब्बीलिम्मा और मतयु आजा। इन दोनों के बीच कुछ चीजों को लेकर विवाद था। फिर इनके मत किनके मत? इन दोनों के मत। किनके मत? इनके मत और इनके मत। एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी किसके बिटवीन हुई? सुब्बीलिम्मा और मतयु आजा के बीच। और यहां पर जो संधि हुई, जो ट्रीटी हुई, इस संधि में ये कसम खिलाया गया, कसम दी गई। और वो कसम किस नाम से थी? किस मतलब जैसे अपन जनरली कसम खाते हैं ना, तो यहां पर जो कसम खिलाई गई वो चार देवताओं की खिलाई गई। कितने देवताओं की कसम खिलाई गई? चार देवताओं, जो कल मैंने आपको बताया था। इंद्र, ठीक है, मित्र, वरुण और नासक। ये औषधि के देवता है। नासक किसके देवता है? औषधि के देवता है। आरी बात समझ में? मैंने बोला कि अगर हम बोगाचकुई अभिलेख की बात करें, जो एशिया माइनर में है, तुर्की में है, 1400 में फाउंड हुआ, वहां पर दो कबीले रहते थे, एक हित्ती और मितन्नी। ये तुर्की की बात है। यहां पर इनके राजाओं का नाम था सुब्बीलिम्मा और मतयु आजा। इनके बीच संधि हुई और उस संधि में इनको कसम खिलाई गई। और उस वो जो कसम खिलाई गई वो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की खिलाई। क्लियर है यहां तक? ये हुआ आपका बोगाचकुई अभिलेख। और यहीं से ये प्रूफ हो गया, यहां से ये प्रूफ होने लगा जो मैं आपको कल बताया था कि एशिया माइनर में कुछ देवताओं के साक्ष्य मिले। ये वही देवता थे। इसीलिए मैंने कल आपको बोगाचकुई ने बता के, जब अभिलेख मुझे बताना था, तो मैं आज इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर अगर हम कस्सी की बात करें, किसकी बात करें? कस्सी की बात करें। ठीक है, तो कस्सी अभिलेख जो था, कस्सी अभिलेख की अगर बात करें तो ये कब का है? ये है 1600 बीसी का। कब का है? 1600 बीसी का। 1600 बीसी का है। और है कहां ये? इराक। कहां पे? इराक पे।
अब देखिए भूगोज कोई में तो आपने देखा कि 4 देवता मिले, ठीक है। अब यहां पर क्या मिला, यहां पर जो कस्सी में जो बात कही गई, जो साक्ष्य मिले वो ये मिले कि जो आर्य थे वो ईरान से कहां गए, भारत गए। यानी इसका मतलब ये यहां पर ये लिखा हुआ है कि ईरानियों की एक शाखा कहां गई, भारत। और इसी बात को लेकर इतिहासकारों ने अपनी बात को रखा था। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि 2 चीजें बोली गई थी, या तो हम चारागाह सूख गए थे या फिर वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो 2 कल वैलिड रीजन वहां थे। आज वही रीजन मैंने कल बताया था वो आज स्ट्रांगली प्रूफ हो रहे हैं। तो इतिहासकार इसी बात को लेके अड़े थे, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग साक्ष्य माना जाता है कि जो आर्य थे वो कहां से थे, मध्य एशिया से, ठीक है। और फिर जो मृदभांड है, मृदभांड में आप जानते हैं, ठीक है बर्तन, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखना, यहां से अगर हम मेंस की बात करें तो 3 मार्कर सीधा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भगोज कोई, ठीक है, एशिया माइनर, ठीक है, कच्छी अभिलेख, ये सब 3 मार्कर है अपने आप में। तो चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने माइंड पे कहीं ना कहीं इसको पुट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये हुआ आपका पुरातात्विक साक्ष्य, यानी इससे ये तो प्रूफ हो गया, लगभग ये प्रूफ हो गया कि आर्यों की जो आने की कहानी है वो सत्य हो रही है। कहां से, मध्य एशिया से। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट? ऐसा तो नहीं कि इतिहासकारों के जैसा आपको भी डाउट हो रहा हो अभी भी। चलिए अब देखते हैं, अब बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य पर। अब जब हम साहित्यिक स्रोत या सोर्स पर बात करते हैं तो यहां पर इसी साहित्यिक स्रोत को वैदिक साहित्य भी बोला गया है, ध्यान रखेंगे। इसी साहित्यिक स्रोत को वैदिक साहित्य भी बोला गया है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वैदिक स्रोत को वैदिक साहित्य कैसा बोला जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, यहां पर वैदिक स्रोत को, वैदिक सोर्स को साहित्य बोला गया, इसका मतलब यह है कि 1500 से लेके 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक जितने भी साक्ष्य मिले होंगे उन सबको वैदिक साहित्य ही बोला गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर मैं वैदिक सोर्स को अगर साहित्य बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे टाइम पीरियड में, चाहे वो ऋग्वैदिक काल की बात हो चाहे उत्तर वैदिक काल की बात हो, सबको मिलाकर जो सोर्स मिले हैं उसी को बोला गया है वैदिक साहित्य। अब देखिए यहां पर वैदिक साहित्य, अब ये जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य में कौन कौन है, क्या है इस वैदिक साहित्य में? इस वैदिक साहित्य में वेद है, ब्राह्मण है,
आरण्यक है, क्या क्या है, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद। आरी बात समझ में, कौन कौन है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब 3 मार्कर है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, सब के सब 3 मार्कर हैं। अब यहां पर देखेंगे आप थोड़ा सा कि जो वैदिक साहित्य था, जो वैदिक साहित्य था, तो वैदिक साहित्य के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वैदिक साहित्य के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, स्क्रिप्ट ये नहीं जानते थे, या था भी तो पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, या था तो पढ़ा नहीं जा सकता था, इसीलिए इसको एक्चुअली वैदिक को भी आद्य ऐतिहासिक में इसीलिए माना जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक में लिया जाता है ना, उसी तरह से इसको भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चीजों को पढ़ना संभव नहीं हो पाया। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, ये वैदिक काल के टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई, ये बाद में लिखी गई। उसका रीजन यही था क्योंकि उनको स्क्रिप्ट नहीं आती थी, उनको लिपि का नॉलेज नहीं था। आ रही बात समझ में? अब यहां पर देखेंगे जो वैदिक साहित्य था, इसको लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, इन्हें अपौरुषेय कहा गया। ध्यान देंगे, इन्हें अपौरुषेय कहा गया। ठीक है, अपौरुषेय कहा गया। इन्हें श्रुति ग्रंथ कहा गया। ठीक है, और इन्हें इन्हें शाश्वत कहा गया। ये सब चीजें कही की गई, क्या रीजन था इन चीजों को कहने के लिए? देखिए, जो जो वैदिक संस्कृति थी, क्या आप जानते हैं कि इसका आधार क्या था? वेद था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था, यहां पर चीजें लिखित में नहीं थी। फिर आप बोलेंगे कि ये सब चीजें कैसी हैं? तो ये माना जाता है कि जो वैदिक साहित्य के हैं, जो वैदिक साहित्य हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये मानव द्वारा रचित नहीं है। ये मानव द्वारा रचित नहीं है, यानी ये रिटर्न पे नहीं है। फिर क्या है? ये माना जाता है कि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ये इनको ईश्वरीय प्रदत्त माना जाता है। ठीक है, इसीलिए जैसे आपने वेद, आप जानते होंगे, वेद की रचना नहीं हुई है, वेद का संकलन हुआ, वेद का कलेक्शन हुआ है। आ रही बात समझ में? वेद का क्या हुआ है? संकलन हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, जैसे जैसे यहां पर इसको बोला गया
श्रुति ग्रंथ। तो श्रुति ग्रंथ इसलिए बोला गया कि इसको सिर्फ सुना जाता था। अच्छा, सुना कैसे जाएगा? इसमें ये मान्यताएं हैं कि जैसे जो ऋषि मुनि रहते थे, उन ऋषि मुनियों को उनकी तपस्या के द्वारा, ईश्वर द्वारा वो बातें उनके पास आती थी, और उन्हीं बातों को ऋषि मुनियों द्वारा सुना कर पीढ़ी दर पीढ़ी वो बातें जनमानस तक पहुंचाई जाती थी। जैसे किसी ने मुझे सुनाया, किसी ने वेद मुझे सुनाया, मैं वेद अपनी अगली जनरेशन को बताऊंगा, अपने बच्चे को बताऊंगा, मेरा बच्चा अपने बच्चे को बताए। इस तरह से पहले वेदों को पढ़ा जाता था, पढ़ा यानी सुना जाता था। इसीलिए इसको क्या बोला गया? श्रुति ग्रंथ। अपौरुषेय क्यों बोला गया? अपौरुषेय का मतलब होता है कि ये मानव द्वारा लिखित नहीं है, ये मानव द्वारा क्या है? सिर्फ संकलित है। ऐसे आपने वेद व्यास का नाम सुना होगा, तो उन्होंने इसका संकलन किया है, रचना नहीं की है। तो वेद, जितने भी वैदिक साहित्य है, इनको ये माना जाता है जो ये सब कैसे हैं? ईश्वरीय प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा इनको सुना जाता था। ठीक है, वो माध्यम होते थे ऋषि मुनि, फिर ऋषि मुनियों से जनमानस तक की बातें पहुंचती थी। कुछ समय बाद फिर इसी को वेद व्यास ने क्या किया? संकलित कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वेद के यानी जो संकलन करता कौन है? वो कौन है? वेद व्यास। ठीक है, अब यहां पर जो आरण्यक है, सॉरी जो ब्राह्मण है, इनका मतलब क्या होगा? ये ब्राह्मण क्या करते थे? एक्चुअली आप जानते हैं कि यहाँ की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत भाषा थी, है ना? यहाँ की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत भाषा। और आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा एक कठिन और क्लिष्ट है ना, टफ है। वो जनमानस को संस्कृत समझ में आना मुश्किल था। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मणों का काम क्या था कि वेद की बातों को सरल भाषा में ट्रांसलेट करके उसको जनमानस तक पहुंचाना। ये किसका काम था? ब्राह्मण का काम था। इसीलिए जब आप ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ेंगे तो वहां पर सब जितने भी वेद थे सब में अलग अलग ब्राह्मण हुआ करते थे, है ना? यजुर्वेद में कोई और ब्राह्मण होगा, सामवेद में कोई और होगा। उनका काम ही यही था कि उस बात को वो जनमानस तक सरल भाषा में पहुंचाए। ये किसका काम था? ब्राह्मण का काम था। आ रही भाई बात समझ में? अब यहाँ पर जो आरण्यक का काम था, आरण्यक क्या होता है भाई? आरण्यक का मतलब है, आप जानते हैं कि आरण्यक का मतलब होता है जंगल या वन, जंगल या वन। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर दार्शनिक और रहस्यमय बातें होती। जैसे आप जंगल में चले जाओ, वहां जो बातें होती थी इससे संबंधित, किससे संबंधित? दार्शनिक बातें होती थी, दर्शन से संबंधित होती, उसको बोला गया आरण्यक। और जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो अगर इसका आप संधि विग्रह करेंगे, ठीक है, तो उपधन निषद, मतलब उपनिषद का मतलब हुआ समीप बैठना। कहां बैठना? समीप बैठना। तो यहां पर जैसे गुरु और शिष्य, जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा, तो यहां पर समीप बैठकर ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, यानी समीप बैठकर यहां बातों को बताया जाता। तो इस तरह से इस वैदिक साहित्य में ये जो है, इनके जैसे वेद को आपने देखा, ब्राह्मण को आपने देखा, आरण्यक को देखा, उपनिषद को देखा। ठीक है, तो ये चार चीजें थी। क्लियर है? अब यहां पर
जब हम वेद को पढ़ेंगे आगे, जब हम वेद को आगे पढ़ेंगे तो अब देखिए यहां पर इन चारों में से सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? वेद। सबसे ओल्डेस्ट कौन हो गया? वेद, है ना। सबसे पुराना क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए या कभी ऐसे एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो एक तो वेद हो जाएगा, और वेद में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन होगा। जब हम वेद को क्लासिफाई करेंगे आगे तो वहां पर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। तो अब जो वेदों का क्लासिफिकेशन होगा वो अगले वीडियो में होगा, ठीक है।